सोचिए जरा कि आप $440,000 यानी कि करीब 4 करोड़ रुपए दे रहे हो एक रिपोर्ट के लिए। एक ऐसी रिपोर्ट जो डिसाइड करेगी कि आपके देश के बेरोजगार लोगों को वेलफेयर ऑब्लिगेशंस मिस करने पर कैसे पेनालाइज किया जाए। तो नेचुरली आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसमें डेटा डिटेल्स और सॉलिड एनालिसिस हो, मतलब कि उस लेवल का काम हो जो कि सिर्फ एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ही कर सकती है। लेकिन आपको बदले में क्या मिला? हलुसिनेशंस, एआई हलुसिनेशंस। एग्जैक्टली यही हुआ जब डेलॉयट ने ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कप्लेस रिलेशंस को चैट जीपीटी से रिपोर्ट बना के दे दी। डॉक्यूमेंट इतना एरर फील्ड था कि उसे दोबारा से पब्लिश करना पड़ा। अब रिपोर्ट में ऐसे रिसर्च पेपर साइट किए गए थे जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। फेक कोर्ट केसेस लिखे गए और कुछ प्रोफेसर्स भी मेंशन थे जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। मेन रिपोर्ट 4 जुलाई को पब्लिश हुई थी, लेकिन लास्ट वीक उसको दोबारा पब्लिश करना पड़ गया क्योंकि ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू ने ये सारे एरर्स एक्सपोज कर दिए थे। अब गलतियां पकड़ना कोई आसान काम नहीं होता है, इसके लिए एक फॉरेंसिक आई चाहिए। और यही काम किया है क्रिस रज ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में लॉ के प्रोफेसर हैं। जब उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट रिव्यू करनी शुरू की, तब उन्हें पता चला कि डेलॉयट ने रिपोर्ट बनाते वक्त एआई का यूज किया था और वही एआई ने रिपोर्ट में भर भर के गलतियां कर दी। क्रिस ने कहा कि ये साफ साफ इंटेग्रिटी और ट्रस्ट का ब्रीच है, क्योंकि एरर्स भी छोटी मोटी नहीं थी। उस रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट फेडरल कोर्ट केस का गलत रेफरेंस दिया हुआ था, साथ ही एक जज को भी कोट किया गया था, लेकिन वो कोट बिल्कुल ही गलत था क्योंकि वैसी चीजें उस जज ने कभी बोली ही नहीं। They just continued 1, 2, 3, 4. In the end, there were more than 20 mistakes. I recognised many of the references because they're names of my colleagues, and I'm in the area. It's all about regulation. And as soon as I saw that books were attributed to my colleagues that I'd never heard of, I quickly concluded that they were fabricated. There is a speech attributed to Justice Natalie Coujas Perry, but in fact, Her Honour Justice Perry's first name is Melissa, and the speech attributed to Her Honour does not exist. रिपोर्ट में फेक साइटेशंस भी मिल गई। एक साइटेशन में लॉ प्रोफेसर लीसा बर्टन का नाम था। अब लीसा कहती हैं कि ये साइटेशन बिल्कुल ही फेक है, क्योंकि इस टाइटल की किताब उन्होंने कभी लिखी ही नहीं। So this is my book, The Rule of Law and the Australian Constitution, and the report attributes a book to me called The Rule of Law and Administrative Justice in the Welfare State, a study of Centrelink. Does that book exist? No. So it's a fake book? Yes, I've never written a book with that title. ये क्लासिक एग्जाम्पल है एआई हलुसिनेशन का। मतलब कि एआई जब कुछ ऐसी चीज़ें बना देता है जो कि बिल्कुल ही गलत हो, आधी अधूरी हो या फिर बिल्कुल ही इमेजिनरी हो, तो उसे एआई हलुसिनेशन कहते हैं। यहाँ पर एआई ने बिल्कुल वही किया है। उसने ऐसी फेक साइटेशंस और कोट्स वगैरह इस रिपोर्ट में डाल दिए जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आयरनी ये है कि इस साल डेलॉयट ऑस्ट्रेलिया ने करीब $2.5 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है और 48 नए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी जीते हैं, जिनकी टोटल वैल्यू $57.8 मिलियन है। लेकिन अब इस एआई ब्लंडर ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि सरकार अपने ही पब्लिक सर्विस एक्सपर्ट्स के बजाय इन प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म्स पर इतना भरोसा क्यों करती है। एक गवर्नमेंट जब 3 से 4 करोड़ रुपए एक रिपोर्ट के लिए देती है, एक ऐसी रिपोर्ट जिससे पॉलिसी डिसीजंस निकलेंगे, तो नेचुरली है कि वो एक्सपेक्ट करेगी कि उस रिपोर्ट में कुछ ऐसा सॉलिड लेवल का ह्यूमन इंसाइट हो जो कि उनके काम आए। लेकिन यहाँ पर डेलॉयट ने खुद ही रिवील किया है कि उन्होंने एआई का यूज़ किया था, स्पेसिफिकली चैट जीपीटी 4.0 और माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर प्लेटफॉर्म का, जो कि ऑलरेडी वहाँ के डिपार्टमेंट से लाइसेंस्ड था। और यही बात अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी डील बन गई। सेनेट एस्टीमेट्स के सेशन में सरकार ने डेलॉयट को पब्लिकली स्लैम किया और कहा कि अब कंसल्टेंट्स को एआई यूज़ करने की डिक्लेरेशन करनी ज़रूरी होगी और प्रॉपर क्वालिटी चेक्स भी मेंटेन करने होंगे। एक ऑफिशियल ने कहा कि ये कंसल्टिंग फर्म की तरफ से बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल एक्ट है और ये केस हमें याद दिलाता है कि डिपार्टमेंट्स को नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के साथ अपनी प्रोसेसेस को भी कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि हमें ऐसे रिपोर्ट्स नहीं मिलने चाहिए जिसमें फुटनोट्स और सोर्सेज में इतनी ऑब्वियस गलतियां हों। मेरे लोगों का ये काम नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के रेफरेंसेस दोबारा चेक करते रहें। उनके पास खुद का क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम भी होना चाहिए। पर सबसे सरप्राइजिंग बात तो यह है कि डेलॉयट ने कोई ऑफिशियल अपॉलॉजी भी नहीं दी। हाँ, डेलॉयट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कुछ पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट्स देने को तैयार है, पर ये जो डेलॉयट का केस है, ये एआई एरर्स के कॉन्टेक्स्ट में सबसे हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। लेकिन ये ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ है कि डेलॉयट किसी केस में फंसा हो। दिसंबर 2024 में इंडिया की नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) ने डेलॉयट हैस्किंस एंड सेल्स LLP पर करीब 2 करोड़ रुपए का पेनल्टी लगाया,
साथ ही 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर भी फाइन किया गया। अब ये पेनल्टी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड की जो ऑडिट हो रही थी उसके दौरान हुई लैप्सेस के लिए थी। एनएफआरए ने डिलॉयट को रेड फ्लैग्स इग्नोर करने, ड्यू डिलिजेंस ना करने और ऑडिट स्टैंडर्ड्स फॉलो ना करने के लिए पेनलाइज किया था। वहीं चाइना में डिलॉयट के एफिलिएट को सितंबर 2022 में यूएस रेगुलेटर्स ने करीब $20 मिलियन का फाइन लगाया, वो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वायलेट करने के लिए। स्पेसिफिकली क्लाइंट्स को खुद का ऑडिट करने देना, जो कि सीधा सीधा प्रोफेशनल एथिक्स का ब्रीच था। तो वहीं सितंबर 2023 में डिलॉयट के जो कोलंबियन एफिलिएट हैं, डिलॉयट एंड टूस एसएएस, उन पर $900,000 की पेनल्टी लगाई गई थी पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड द्वारा, और रीजन ये दिया गया कि वो ऑडिट क्वालिटी कंट्रोल में फेल हो गए थे। तो वहीं कनाडा में डिलॉयट ने ओंटारियो में एथिकल और ऑडिट कंडक्ट रूल्स वायलेट किए, और 2024 में जिसके लिए उन्हें करीब $1.5 मिलियन कनेडियन डॉलर से भी ज़्यादा फाइन पे करना पड़ा। अब ये सारे केसेस ये क्लियरली दिखाते हैं कि भाई लोकेशन चाहे कुछ भी हो, इंडिया, चाइना, कोलंबिया या फिर कनाडा, ऑडिट और रिपोर्टिंग में गलतियां कभी भी लाइटली नहीं ली जा सकती हैं, चाहे वो ह्यूमन एरर हो या फिर एआई असिस्टेड हो। पर इस सब से एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि आखिर हम सच को पहचाने कैसे। आज हम पूरी तरीके से एआई के दौर में जी रहे हैं, एक ऐसा एरा जिसे कुछ लोग एआई स्लॉप भी बोल रहे हैं। और जब तक एआई और स्मार्ट नहीं होता है, रियल और फेक के बीच की लाइन और भी ज़्यादा ब्लर होती जा रही है। और ये सिर्फ कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम एकेडेमिया में भी है, एकेडेमिक पेपर रिव्यूज़ में भी है और लीगल इंडस्ट्री में भी है। कुछ लॉयर्स तो ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस फाइल कर रहे हैं जिसमें फॉल्स कोड्स, साइटेशंस और कोर्ट केसेस लिखे होते हैं जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते। और ये तो सच में बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम गलत डेटा पर बेस्ड अगर डिसीजंस लेंगे तो ये तो पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि एक रिपोर्ट या पेपर देखकर यह बताना बहुत मुश्किल हो गया है कि वो एआई जनरेटेड है या नहीं। मार्केट में कुछ टूल्स हैं जो ये डिटेक्ट करने का क्लेम करते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स भी 100% रिलायबल नहीं है। और डिलॉयट यहाँ पर अकेला नहीं है, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेंसी फर्म्स अपनी थिंकिंग को ही आउटसोर्स करने लगे हैं, वो भी एआई मॉडल्स को। अब पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के सेनेट ने कुछ रिफॉर्म सजेशंस पब्लिश किए थे, जो बाद में पता चला कि फेक केस स्टडीज़ पर बेस्ड था। उन्होंने एक्चुअली में गूगल के बार्ड एआई का यूज़ किया था, और वहाँ पे बार्ड हेलुसिनेट कर गया। वो हेलुसिनेटेड केस स्टडीज़ किसी तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट तक पहुँच गई, और बाद में सेनेट को पब्लिक में अपॉलॉजी भी देनी पड़ी थी। वहीं पैसिफिक ओशन के उस पार मैकेंजी भी एक सिमिलर केस में फंस गया था। उन्होंने एक हेल्थ केयर इम्पैक्ट रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें कि पेशेंट रिस्क गलत कैलकुलेट हो गए थे, और रीज़न एआई मॉडल ने फॉल्टी डेटा ही सिंथेसाइज कर दिया था। उसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरे के पूरे सेक्शंस को वहाँ से रिट्रैक्ट करना पड़ा। और सिर्फ फर्म्स ही नहीं, गवर्नमेंट्स भी एआई के झटके खा चुके हैं। यूके होम ऑफिस को अपना एआई बेस्ड वीज़ा असेसमेंट सिस्टम सस्पेंड करना पड़ गया, क्योंकि वो एआई सिस्टम इतना ज़्यादा बायस्ड हो गया था कि लोग उसे रोबो रेसिज्म कहने लगे थे। तो वहीं नेदरलैंड्स में भी एक एआई स्कैंडल ने पूरे देश को ही हिला दिया था। वहाँ एक एल्गोरिदम वेलफेयर फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया, लेकिन उस एल्गोरिदम ने हज़ारों इनोसेंट फैमिलीज को गलत तरीके से एक्यूज़ कर दिया। स्कैंडल इतना बड़ा था कि 2021 में पूरी डच गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ा। अब ये सब देखकर एक आयरनी समझ आती है कि कंसल्टेंट्स का फेवरेट वर्ड होता है ड्यू डिलिजेंस, लेकिन जब बात एआई की होती है तो वहाँ पर ड्यू डिलिजेंस ही सबसे पहले स्किप कर जाता है। और ये लेजीनेस भी नहीं है, ये उनके बिजनेस मॉडल का ही पार्ट है। देखिए, कंसल्टिंग इंडस्ट्री में रिवॉर्ड मिलता है स्पीड को, एक्यूरेसी को नहीं। और जब रेस हो फास्टेस्ट इंसाइट डिलीवर करने की, तो वहाँ पर एआई का यूज़ करना एक बहुत टेम्पटिंग शॉर्टकट बन जाता है। अब सच बोले तो डिलॉयट का पैसा रिफंड कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्लाइंट्स फिर भी उन्हें हायर करेंगे, और ये साइकिल चलता ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली लोग एक्यूरेसी नहीं खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं रेप्यूटेशन इंश्योरेंस। देखिए, डिलॉयट और मैकेंजी जैसे फर्म्स को हायर करने का मतलब होता है कि आप अपनी गवर्नेंस को सीरियसली ले रहे हो, चाहे वो रिपोर्ट किसी चैटबॉट ने ही लिखा हो। क्योंकि असली खतरा एआई से नहीं है, बल्कि उस अंधे विश्वास से है जो हम उस एआई पर करने लगे हैं। जब हम बिना सोचे समझे एआई के पैराग्राफ्स को एक्सपर्ट इनसाइट समझने लगते हैं, तब हम अपनी जजमेंट को ही वहाँ पे आउटसोर्स कर देते हैं। डिलॉयट का रिपोर्ट एक रिमाइंडर है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करती है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। देखिए, सीधी बात यह है कि पॉलिसी, गवर्नेंस और पब्लिक ट्रस्ट जैसे मामलों में शॉर्टकट्स तो बिल्कुल ही नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उसके नतीजे हमेशा खतरनाक ही होते हैं और उसका इम्पैक्ट आम आदमी की ज़िंदगियों पर ही पड़ता है। और यही सबसे अच्छा समय है ये सवाल पूछने का कि एक्यूरेसी और स्पीड, इन दोनों में से किसी चीज़ का चुनाव करना पड़े तो आप क्या चुनेंगे।